आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में। ठीक है, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट बुक्स रहेंगी सीटेट के लिए, आपको किन किन बुक्स को फॉलो करना है। जैसे कि आप सभी को पता है कि सीटेट का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, तो तैयारी करने से पहले आपको क्या सोर्सेज हैं सीटेट की प्रिपरेशन के, वो आपको जानने बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके बाद मेरा एक वीडियो आएगा कि क्या क्या स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है, वो मेरा अगला वीडियो होगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट बुक्स फॉर सीटेट के बारे में। तो हेलो गाइस, माय नेम इज दीप एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट बुक्स फॉर सीटेट कौन कौन सी। जैसा आप सभी को पता है कि इसमें 5 आपके सब्जेक्ट होते हैं। तो पहला सब्जेक्ट है आपका सीडीपी होता है, अगला सब्जेक्ट है आपका हिंदी। ठीक है, तीसरा आप संस्कृत, या कुछ स्टूडेंट्स यानी मैक्सिमम स्टूडेंट इंग्लिश ही लेते हैं, कुछ बच्चे आपके यहाँ पे संस्कृत भी लेते हैं। फोर्थ आपका सब्जेक्ट होगा मैथमेटिक्स यानी मैथ्स होगा, और फिफ्थ आपका सब्जेक्ट होगा ईवीएस। ठीक है, यानी एनवायरनमेंट। तो ये 5 सब्जेक्ट आपको होते हैं। हिंदी आपका कंपलसरी है, सभी को लेना है। इंग्लिश और संस्कृत में से आप कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। तो इन 5 सब्जेक्ट की क्या क्या बुक्स रहेंगी मैं आपको बताऊंगा। तो सीडीपी की जो बुक है आपकी, सीडीपी की यानी बाल विकास की जो बुक रहेगी, बाल विकास के लिए आपको करना क्या है, आपके पास कोई भी सेमेस्टर की आपने जो भी टीचिंग कोर्स किया हुआ है, बीएड किया है या बीटीसी किया है या जो भी किया है टीचिंग कोर्स, तो आपके सिलेबस में सीडीपी रहा होगा यानी बाल विकास रहा होगा। तो उस बाल विकास की बुक को आपको फॉलो करना है। मैं उसको क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि वो आपने एक बार वो बुक पढ़ चुके हो आप लोग। ठीक है, तो आप उसको दोबारा से पढ़ोगे तो आपके माइंड में जल्दी वो रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, अगर आप कोई नई बुक पढ़ोगे तो आपके दिमाग में एकदम से रिवाइज नहीं होगी, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर हालांकि बुक आपको लेनी ही है तो आपको सीडीपी की बुक लेनी है एसपी सरोहा पब्लिकेशन की। ऑफलाइन शायद मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ऑफलाइन नहीं मिलती है तो आपको इसको कहाँ से लेना है, आप अमेजन या फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं, वहां पे आपको ये बुक मिल जाएगी। तो सीडीपी में है क्या, सीडीपी में बेसिकली आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके डायरेक्टली एक टीचिंग एप्टीट्यूड पे आते हैं, क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हो तो आप बच्चों के बारे में किस तरीके से सोचते हो, आपका क्या एटीट्यूड है बच्चों के प्रति। ठीक है, तो एक टीचर की तरह सोचोगे तो आप सीडीपी के लगभग 15-16 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। बाकी 15-20 क्वेश्चन लगभग ऐसे होते हैं जो आपके जो कोर कंसेप्ट पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो कोर कंसेप्ट के लिए आप एसपी सरोहा पब्लिकेशन को फॉलो कर सकते हो। हालांकि वीडियो में इस पे बनाऊंगा सीटेट की सीडीपी के जो 15 क्वेश्चंस आते हैं कोर कंसेप्ट वाले, जो आपके टॉपिक होंगे वो उसके वीडियो में बना दूंगा। ठीक है, तो एसपी सरोहा पब्लिकेशन लेनी है। अगर एसपी सरोहा पब्लिकेशन नहीं है आपके पास, कोई भी बुक है सीडीपी की, तो आपको वही फॉलो करनी है, क्योंकि आप उस चीज को एक बार पढ़ चुके हो तो आपको वही दोबारा से पढ़। तो ये बात तो होगी सीडीपी की। हिंदी पे हम आए तो हिंदी पर आपको ध्यान रखना है। देखो, हालांकि सारी बुक्स हमारे पास होंगी, अभी आपके पास अवेलेबल होंगी। अब आपको देखो हिंदी की बुक है, तो हिंदी अगर आप देखोगे सीटेट की हिंदी जो आती है उसमें आपके देखोगे तो 15 नंबर की पेडागोजी मान लो, और 15 नंबर के आपके मान सकते हो आप पैराग्राफ आएंगे। ठीक है, या आगे पीछे नंबर में हो सकते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखोगे 2 पैराग्राफ आएंगे और बाकी उसकी पेडागोजी आती है हिंदी की। तो हिंदी की पेडागोजी के वीडियोस मैं आपको दे दूंगा या वीडियोस आपके लिए बना दूंगा। ठीक है, बाकी जो हिंदी इसकी सीडीपी की आती है बहुत ज्यादा आसान होती है। क्वेश्चंस आपको पैराग्राफ में से छांटने होते हैं। मेनली पैराग्राफ में से क्या पूछ लेगा, विलोम शब्द पूछ लेगा, संधि पूछ लेगा, पर्यायवाची पूछ लेगा, वो पैराग्राफ के वर्ड से ही पूछ लेगा। ठीक है, तो हिंदी के लिए आपके पास कोई भी बुक हो, जैसे आपके पास हिंदी की ल्यूसेंट पब्लिकेशन की है या आदित्य पब्लिकेशन की है, तो उनसे मुख्य रूप से सीटेट के लिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, और किसी के लिए केवल सिर्फ और सिर्फ सीटेट के लिए क्या पढ़ लोगे, सीटेट के लिए आप संधि पढ़ लोगे। ठीक है, मुहावरे पढ़ लोगे, विलोम शब्द पढ़ लोगे, पर्यायवाची पढ़ लोगे। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ये आपको पढ़ने हैं। बाकी क्रिया क्या है,
क्रिया थोड़ी बहुत एक एवरेज नॉलेज उसकी ले लोगे, क्रिया क्या है, संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, उसकी थोड़ी सी नॉलेज ले लोगे, ठीक है। तो आपको बेसिक चीजें हिंदी में पढ़नी है, ठीक है। बहुत आसान हिंदी आती है, सी टेट की, सिर्फ और सिर्फ सी टेट के लिए बात कर रहा हूँ। यूपी टेट के लिए एक अलग आपको लेवल पे जाना पड़ेगा, यूपी टेट का पेपर अलग होता है, ठीक है, इसका पैटर्न अलग है, ठीक। तो हिंदी के लिए ये हो गया। कोई भी बुक हो आपके पास, ल्यूसेंट हो या आदित्य पब्लिकेशन की हो, अगर इन दोनों में से कोई नहीं है तो आप आदित्य पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो, उसमें बहुत सारे आपके क्वेश्चंस दिए होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। बात करते हैं हम इंग्लिश और संस्कृत की। तो सबसे पहले हम बात करें ऐसे कैंडिडेट जो इंग्लिश को लेंगे, तो इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं वो पियर्सन पब्लिकेशन की बुक आती है, पियर्सन पब्लिकेशन की, ठीक है। ऑनलाइन मिल जाएगी आपको, हो सके तो ऑफलाइन भी मिल जाए। तो पियर्सन पब्लिकेशन की बुक आती है इंग्लिश एंड पेडागोजी। तो आप क्या करोगे, वो बुक ले लोगे, वो बुक बहुत ही अच्छी बुक है इंग्लिश के लिए, ठीक है, बेस्ट बुक है, तो आप उस बुक को ले सकते हो, ठीक। अब हम बात करें संस्कृत की। तो देखिए संस्कृत में क्या है, संस्कृत के लिए आप कोई भी संस्कृत व्याकरण की बुक ले सकते हो, संस्कृत व्याकरण की बुक ले सकते हो। और उस संस्कृत व्याकरण में से आपको मुख्य मुख्य चीज़ें पढ़नी है, जैसे आपको विभक्तियाँ पढ़नी है, कभी कभी विभक्तियाँ पूछ लेता है। संस्कृत के में भी आपके 2 पैसेज आते हैं, उन 2 पैसेज में से आपको क्वेश्चंस आंसर छांटने होते हैं, और बाकी आपकी पेडागोजी आती है संस्कृत की, ठीक है। संस्कृत की पेडागोजी में खास बात ये होती है कि उसमें कुछ कुछ वर्ड्स की इंग्लिश दी होती है, तो आप उन इंग्लिश वर्ड्स की हेल्प ले सकते हो कि आप उस क्वेश्चन के अर्थ को समझने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आपको उसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा है संस्कृत में, तो आप इंग्लिश वर्ड की हेल्प ले सकते हो, वो लोग इंग्लिश वर्ड भी दे देते हैं संस्कृत के साथ भी, ठीक है। बाकी संस्कृत के पैसेज को भी आपको समझना है, क्योंकि संस्कृत के पैसेज को समझना भी एक तरीके से आर्ट है। कहीं ना कहीं संस्कृत हिंदी के सिमिलर होती है। अगर आप थोड़ी सी भी एक सेंटेंस की या एक सेंटेंस में 1 या 2 शब्द की का अर्थ आप निकाल लेते हो, तो आप उस सेंटेंस की मीनिंग को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हो, और उस रिलेशन के बेस पे आप उस संस्कृत पैराग्राफिक क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप संस्कृत का क्वेश्चन देखोगे, संस्कृत के क्वेश्चन में कुछ वर्ड्स को ढूंढोगे, संस्कृत का प्रश्न है उसमें वर्ड्स को आपने ढूंढा, और वही वर्ड्स संस्कृत के पैराग्राफ में आपने ढूंढ लिए, तो उसी के आसपास आपको उसका जवाब मिल जाता है, ठीक है, उसका आंसर आपको वहां मिल जाता है, ठीक। क्योंकि आपके सामने संस्कृत का आंसर होता है, 4 ऑप्शन में से कोई आंसर होगा, और वही आंसर आपका उसमें आप सर्च कर लोगे पैराग्राफ में, तो आपको मिल जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे टाइम पे ऐसा हुआ था कि संस्कृत का जो पैराग्राफ था उसके संस्कृत के पैराग्राफ के क्वेश्चंस संस्कृत के पैराग्राफ में डायरेक्टली नहीं मिल रहे थे। हालांकि अगर आप उसके अर्थ को समझ पाओ तो तब तो आप कर ही ले जाओगे, अगर अर्थ को नहीं समझ पा रहे हो तो उसके आंसर डायरेक्टली पैराग्राफ में नहीं मिल रहे थे। ऐसा भी कभी कभी हो जाता है। तो देखो वो तो एक कंडीशन है, वो सभी के लिए होगा, आपके लिए क्या सभी के लिए होगा। तो उसके लिए तो या तो आपको संस्कृत बहुत अच्छी आनी चाहिए, उसका अर्थ समझ पाओ, लेकिन आप संस्कृत पर इतना टाइम वेस्ट ना करना, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि उसके पैराग्राफ में उस क्वेश्चन के आंसर ना मिले, ठीक है। मोस्टली संस्कृत के पैराग्राफ में क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं, ठीक है। और बाकी संस्कृत व्याकरण की बुक में से आपको पढ़ना क्या है, संधि पढ़नी है, विलोम शब्द पढ़ने हैं। विलोम शब्द तो बिल्कुल हिंदी की तरह ही होते हैं, ठीक है। विभक्तियाँ पढ़नी है, ठीक। तो विभक्तियाँ आपको एक अलग से एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेंगी, बाकी सब वही होता है। संस्कृत की पेडागोजी में क्या है, संस्कृत की पेडागोजी के लिए मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता दूंगा, ठीक है, वीडियो बनाऊंगा मैं अलग से, ठीक। तो ये आपका हो गया। आगे हम बात करते हैं मैथ की, यानी गणित की, ठीक है। गणित जो आती है बहुत आसान लेवल की गणित आती है, ठीक। और ये आपकी एनसीईआरटी में जो आपके टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में कक्षा 3, 4, 5 की जो बुक है उनमें कुछ जो टॉपिक्स दिए हुए हैं, उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर ये लोग सवाल पूछते हैं गणित में, ठीक है। 3, 4, 5 क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक है गणित की, उसमें जो टॉपिक्स है उसी के ऊपर बेस पूछते हैं गणित में सवाल, ठीक है। तो करना क्या है इसमें सबसे पहले आप करना क्या है कि PYQ यानी आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ठीक है, पिछले वर्ष के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप यहाँ पर क्या करोगे, सॉल्व करोगे, ठीक। अब
इससे क्या पता पड़ेगा, इससे ये पता पड़ेगा कि आप देखोगे कि क्वेश्चंस जो है सीटेट बार बार वही पैटर्न पे बस वैल्यू चेंज कर देता है। जैसे कभी उसने पूछ लिया 42 के गुणनखंडों की संख्या बताओ, तो कभी पूछ लेगा कि 32 के गुणनखंडों की संख्या बताओ, बस क्या करेगा नंबर चेंज कर देगा, बाकी पैटर्न वही रहता है, क्वेश्चंस बार बार वही घूमते रहते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप क्या करोगे, मैथ्स के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे, ठीक है, जितने भी अभी तक पेपर हुए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लोगे, बहुत आसान होता है। अगर आपको गुणा, जोड़, घटा, भाग, ठीक है, कुछ यहाँ पे फॉर्मूलेस याद करने होंगे, जैसे मेंसुरेशन में आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है, ये छोटी छोटी जो आपके क्वेश्चंस होते हैं कुछ ज्योमेट्री पर, बहुत आसान क्वेश्चंस आते हैं, आप उनको कर लोगे। बस मैथ्स के लिए कोई बुक नहीं लेनी है, मैथ्स के लिए क्या है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। अब मैथ्स के लिए बुक लेके मत बैठ जाना, मैथ्स के लिए बहुत से लोग क्या करते हैं, RS अग्रवाल ले ली या कोई और बुक ले ली, इतनी बड़ी मैथ्स इसमें नहीं आती है, ये सिर्फ और सिर्फ मैं प्राइमरी लेवल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, प्राइमरी के लिए। तो वैसे तो देखा जाए CDP, हिंदी, संस्कृत, यहाँ तक तो प्राइमरी और जूनियर के लिए सेम था, लेकिन गणित में प्राइमरी के लिए अलग है। प्राइमरी के लिए क्या करना है, प्राइमरी के लिए आपको कक्षा 3, 4, 5 की NCERT के कुछ कंसेप्ट देख लेने हैं गणित की किताब के। अगर आप इनको ना भी देखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि आपको 3, 4, 5 का तो आता ही होगा, बस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने और कुछ नहीं करना है, ठीक है। और स्पेशली जो बड़ी बड़ी किताबें हैं उनसे तो दूर रहना, क्योंकि वो आपको डिमोटिवेट करेंगी, वो सारे कंसेप्ट इसमें नहीं आते हैं प्राइमरी में, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत आसान होता है। अब मैथ्स की प्राइमरी की तो बात हो गई, तो अब मैथ्स की हम जूनियर की बात कर लें। जूनियर की, तो जूनियर की अगर हम बात करें तो जूनियर में क्या है, जूनियर का देखो कक्षा 6, 7 और 8 की किताब, गणित की किताब किसकी, NCERT की, NCERT कक्षा 6, 7, 8 की गणित की किताब लेनी है, प्लस PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, पिछले वर्ष के क्वेश्चंस लगाने, कुछ भी नहीं करना है बाकी, ठीक है। बस आपको ये देखना है कि जैसे मान लो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए कक्षा मतलब आपने जूनियर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गणित के लगाए, ठीक है, तो उसमें क्या है, उसमें आपको देखना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आ गया, किससे आ गया, एक क्वेश्चन आ गया मान लो कि ज्योमेट्री से आ गया, एंगल से आ गया, कोण से आ गया, कोण निकालने के लिए आ गया, तो आपको क्या करना है, फिर कक्षा 6, 7, 8 में एंगल के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे आपको कर लेने हैं। यानी टॉपिक कहां से आपको उठाना है, टॉपिक उठाना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। टॉपिक उठा करके वही टॉपिक किससे पढ़ लेना है, कक्षा 6, 7, 8 की जो किताब में टॉपिक होगा उस टॉपिक को पढ़ लेना है, और उस टॉपिक से रिलेटेड जो इस किताब में क्वेश्चन है वो आपको कर लेनी है, ठीक है, कोई भी बुक आपको इसके अलावा नहीं लेनी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे EVS की। EVS जो आपका है उसके लिए कक्षा 3, 4, 5 NCERT, कक्षा 3, 4, 5 की NCERT किताब लेनी है, कुछ और नहीं पढ़ना है। और कक्षा 3, 4, 5 की अगर NCERT की किताब आप 2 से 3 बार केवल रीडिंग ले लोगे, ठीक है। हालांकि इसके PYQ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQ को सारे ही लगाने हैं आपके, ठीक है। PYQ से आपको ये पता पड़ता है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, हमें पढ़ना क्या है और कितना पढ़ना है, ठीक है। तो 3, 4, 5 की NCERT आपको लेनी है। और इसके अलावा मैं मेरे जो CTET जो EVS के वीडियोज़ हैं मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं, अगर आपको NCERT नहीं पढ़नी है तो आप उन वीडियोज़ को देख सकते हो, उन वीडियोज़ से आप नोट्स बना सकते हो, ठीक है। तो ये आपका प्राइमरी का पूरा हो गया, ठीक है। प्राइमरी में आपको इन बुक्स को फॉलो करना है। तो इसके बाद अब हम लेकर के आएंगे अगला वीडियो जो होगा वो होगा आपका जूनियर के लिए, CTET जूनियर के लिए कौन कौन सी बुक्स को आपको फॉलो करना है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे कि CTET को क्वालिफाई करने के लिए 120+ मार्क्स के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी पड़ेगी। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको शेयर और लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।